हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस की क्लास नंबर 10 को। तो जी हाँ, आज का जो आपका लेक्चर होगा ईवीएस का वो क्लास नंबर 10 होगी, यानी कि 10 लेक्चर होगा। इससे पहले 9 वीडियोज़ आ चुकी हैं ईवीएस के लिए, और अगर आपने नहीं देखी है और आप केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं और फैब में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, चाहे टीजीटी का हो, पीआरटी का हो या पीजीटी का हो। तो अब आपको अपनी तैयारी के साथ साथ रिवीजन को भी स्टार्ट कर देना है। तो अगर आप कहीं से भी ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप तब भी देख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे और आपसे मिस नहीं होंगे। तो बस ये बताना था आज के सेशन के बारे में कि ईवीएस का हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं, क्लास नंबर 10 है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया है। यानी कि जो गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है, पहली चीज़ उसमें एशियाई शेरों को रखा जाता है, लेकिन उसके लिए एक और अभ्यारण्य चुना गया है एशियाई शेरों को रखने के लिए, और वो अभ्यारण्य है पालमपुर कुनो जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो एशियाई शेरों को गिर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इनको कहाँ रखा जाएगा, पालमपुर कुनो में जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो ये ईवीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, तो ये है भारत में जो पश्चिम बंगाल है उसमें सुंदरवन है ना, तो जो सुंदरवन है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, और वो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है। तो चाहे भारत में पूछे चाहे विश्व में पूछे, कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन में, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। अब ये जो सुंदरवन में जो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, उनको गंगा डेल्टा की मैंग्रोव भी कहा जाता है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदर वन, या सुंदर वन जो वन है, मैंग्रोव वन है, उनको गंगा डेल्टा भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है। तो सुंदरी वृक्ष एक प्रकार की मैंग्रोव वनस्पति है, ये आप याद रखेंगे। कुछ नाम आपको देकर पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, ये कोई फसल है, ये कोई वनस्पति है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सुंदरी वृक्ष है वो एक मैंग्रोव वनस्पति है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो जो उत्तर पूर्वी हिमालय है और वेस्टर्न घाट हैं, यानी उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, वहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो भारत में वर्षावन है वो एक तो पश्चिमी घाट में और दूसरा उत्तर पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। तो विलो एक लकड़ी होती है, ठीक है, जिसके बैट बनाए जाते हैं। तो क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है। तो विलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं, और ये जो लकड़ी है ये शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। जी हाँ, आपको याद रखना है कि जो विलो है वो पहली बात तो एक लकड़ी है जिससे बैट बनाए जाते हैं, और ये पाई जाती है शंकु वृक्षी वन में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है। अगर हमें एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखना है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है, तो जो हमारा कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए जिससे जो पर्यावरण है उसका संतुलन बना रहे। तो 33% क्षेत्रफल पर। जी हाँ, कुल क्षेत्रफल के 33%, 33% पर वन होना आवश्यक है, ये आपको परसेंटेज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? जी हाँ, चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, जिससे नाम जुड़ा हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। ठीक है, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, सभी जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से क्या हुआ था? शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी जो जीव मंडल है, बायोस्फीयर है, वो कहाँ पर है? तो नंदा देवी जीव मंडल जो है वो उत्तराखंड स्टेट में है, ये आपको याद रखना है। इस तरह की लोकेशंस भी आपसे पूछ ली जाती है। तो नंदा देवी जीव मंडल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो भारत का पहला तितली उद्यान जो है वो बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु में कहाँ पर? बनरघट्टा जैविक उद्यान। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। इस तरह से आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? बनरघट्टा जैविक उद्यान है और बेंगलुरु में। तो भारत का पहला तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो जो माजुली द्वीप है ये असम में है। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये असम में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि साइलेंट वैली, शांत घाटी या मौन घाटी, ये कौन से राज्य में है? तो ये है आपके केरल में। तो आपको याद रखना है शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कौन से स्टेट में है? केरल में है। तो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, आई होप आपको ये यहीं पर लर्न हो गए होंगे और आपको पहले से कुछ आते भी होंगे, लेकिन रिकॉल अच्छे से यहाँ पर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज से हम अपनी वीडियो की लेंथ को थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर कराऊं, है ना। और आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और तैयारी करना चाहते हैं EVS के लिए, तो मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सारी वीडियोज़ को फॉलो करें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। दाचीगाम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? अब दाचीगाम पार्क की बात हुई है, दाचीगाम अभ्यारण्य की बात हुई है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर है। तो दाचीगाम अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर में और ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। जी हाँ, दाचीगाम अभ्यारण्य में ये एकमात्र जगह है जहाँ पर कश्मीरी महामृग, जिनको हंगुल भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो दाचीगाम अभ्यारण्य है वो है जम्मू कश्मीर में और एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्री गाय ये किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं? तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, समुद्री गाय की बात हो रही है। तो भारत में समुद्री गाय जो है वो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है यानी कि भरा हुआ है? रिपोर्ट ये 2015 की है। अगर इसके बाद कोई रिपोर्ट आई है तो वो भी आपको चेक करके जाना है एग्जाम में, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन से और पेड़ों से भरा हुआ है? तो वो है 24.16%, यानी कि 24.16%। तो भारत का 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 24.16% भाग जो है वो पेड़ और वनों से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई? भारत की जलवायु परिवर्तन पर यानी क्लाइमेट चेंज पर जो पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना थी वो प्रकाशित हुई है 2008 में, जिसको नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि
भारत की जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब प्रकाशित हुई रिपोर्ट? तो ये आई थी 2008 में। पहली बार कब आई थी? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो जैसा कि प्रोडक्शन है चीज़ों का, वैसा ही यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन भी ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है हर चीज़ का, और ये है चाइना में, यानी कि चीन में। तो चीन जो है वो सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में जो पार्टनरशिप है या हिस्सेदारी है वो है 28%। यानी वर्ल्ड में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 28% अकेला चाइना उत्सर्जित करता है कार्बन को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, संधि है, और इसका गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। क्वेश्चन सब ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो काफ़ी ब्रॉड है, इसमें काफ़ी हद तक ज्योग्राफी कवर होती है और भी चीज़ें कवर होती हैं, इसलिए हम आपको वही कवर करा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रियो डी जनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका जो गठन किया गया था रियो डी जनेरियो में 1992 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। 1992 में रियो डी जनेरियो में इसका जो गठन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो में और 1992 में ही हुआ था। तो दो क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेम है, जो हमने ऊपर पढ़ा है वो भी इसी का है, गठन हुआ था 1992 में रियो डी जनेरियो में, और वहीं पर पहला पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था 1992 में रियो डी जनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉब्सन इकाई का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो डॉब्सन इकाई यानी कि डॉब्सन जो यूनिट है उसका यूज़ किया जाता है ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए। जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई को मापने के लिए डॉब्सन यूनिट का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि डॉब्सन का यूज़ करते हैं ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। अब यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं आपको अगर क्लियर हो रहे हैं और आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? विश्व में जो ग्रीन गैस हाउस जनरेट करी जा रही हैं उनमें भारत कितनी जनरेट कर रहा है? वो है 5%, ठीक है। जब तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं तब तक का 5%, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, एक बार चेक भी कर सकते हैं कि भारत जो वर्ल्ड में ग्रीन गैस हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है उसमें भारत का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ तक के कितना है? 5%, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना ये किस सम्मेलन में सामने आई? कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना है ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से सामने आई, यानी कि उपजी। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से सामने आई, जो कि कब हुआ था? 1997 में। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में, ये आप याद रखेंगे। और इसी में कार्बन क्रेडिट की संकल्पना सामने आई, और क्योटो प्रोटोकॉल का भी आप ईयर याद रखिएगा 1997, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया में, नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। आपने इसका नाम डेफिनेटली सुना होगा। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? कौन से मंडल में? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, और उसके भी निचले भाग में 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच। तो ये इसके बारे में डिटेल हो चुकी है। वैसे तो डायरेक्टली ही अक्सर पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, और उसके भी डिटेल में जाएं तो उसके निचले भाग में
15 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। क्लियर? आई होप जितने क्वेश्चंस हमने आज करे हैं ये आपको क्लियर होंगे, बिकॉज आज हमने 2 स्लाइड डिस्कस करी हैं। रोज़ हम एक स्लाइड को डिस्कस करते थे। एग्ज़ाम क्योंकि पास आ रहा है और आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ रिवीजन भी करें, तो मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपके लिए। तो आप इन वीडियोस को डेली देखें जैसे ही अपलोड की जाती हैं। एक बात मुझे और आपसे कहनी है कि वीडियो आप कौन सी सोशल साइट से ओपन करके देख रहे हैं, हो सकता है फेसबुक से देख रहे हो या किसी के द्वारा शेयर की गई हो या टेलीग्राम पर शेयर करके आप देख रहे हो, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट किसी चीज़ का चाहिए नोटिफिकेशन वीडियो का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही अगर वो शेयर मैं ना भी कर पाऊँ अदर साइट्स पर, तो आपको यूट्यूब पे जैसी वीडियो अपलोड होती है तो वो आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसके लिए आपको देखना ना देखना ये आपकी इच्छा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और बेटर तो यही होगा क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, ये एक्सपेक्ट नहीं था कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी आ जाएगा, कि आप अपना रिवीजन साथ साथ करें। आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कहाँ से रिवीजन करना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जेन्युइनली ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी एक कोशिश है कि मैं आपका रिवीजन करा सकूँ ईवीएस के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उनके जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा पाऊँ। तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, उसके बीच में ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है। तो आप पूरा उसको अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। कोई आपके डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं अपनी स्टडी रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।